हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACUPSC। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रासलैंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, जिसमें प्रैक्टिकली ये ट्रीलेस होते हैं, दैट इज ग्रासेस आर मच शॉर्टर, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। उसके बाद पोलवर्ड ट्रांजिशन टू अ जोन ऑफ wooded steppes due to increase in precipitation. Some coniferous may gradually appear or do not have much animal diversity. उसके बाद सवाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम में सबसे पहले ट्रॉपिकल श्रबलैंड्स एंड ग्रासलैंड में कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज। ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में बताया जा रहा है, सवाना या फिर ट्रॉपिकल वेटलैंड एंड ड्राई बायोम्स के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद ये क्या है, ये डेसिडवस है। उसके बाद अम्ब्रेला शेप्ड broad trunk with water storing devices, shed leaves in cool dry season to prevent water loss through transpiration, that is acacia. उसके बाद rich in mammals, birds and reptile diversity. The vegetation in savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive area have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. उसके बाद in grasslands, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because of water limit due to seasonal rainfall and fire. ये कब पूछा गया था, यूपीएससी 2013 में और 2021 में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, इन द ग्रासलैंड, ऐसा ग्रासलैंड मतलब ये एक्चुअली इसका आंसर क्या मांग रहा है, ये आंसर मांग रहा है सवाना या फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राइड बायोम के बारे में बताया जा रहा है। और इसका स्टेटमेंट क्या था, इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस as a part of ecological succession because of water limits due to seasonal rainfall and fire. ठीक है। उसके बाद मैनेज्ड फायर्स में देखा जाए तो लाइटनिंग ड्राई सवाना ग्रासलैंड इज अ की इकोसिस्टम मैनेजमेंट एक्टिविटी बाय कैटल फार्मर एंड अथॉरिटीज टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फ्रेश न्यूट्रिशियस ग्रास फॉर देयर एनिमल्स, कंट्रोल द नंबर ऑफ पैरासाइट्स लाइक टिक्स और मैनेज द ग्रोथ ऑफ थॉर्नी स्क्रब्स। उसके बाद फायर्स इन सवाना आर कार्बन न्यूट्रल। ये क्या रहते हैं, कार्बन न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि बर्न मेनली ड्राई ग्रासेस और CO2 रिलीज्ड इन रीअब्जॉर्ब बाय द ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रासेस। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है ये सवाना में जो फायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बन न्यूट्रल होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। तो इसको क्या कहा गया है, ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट बायोम के बारे में। जिसका वेजिटेशन किस तरह रहेगा, ये ज़ेरोफाइटिक रहेगा और ड्रॉट रेजिस्टेंस। मतलब एग्जांपल देखा जाए तो कैक्टी, थॉर्नी बुशेस, लॉन्ग रूटेड वाइड ग्रासेस और स्कैटर्ड ड्वार्फ एकासिया। और हर्ब्स एंड ग्रासेस में सबसे पहले थिक टफ स्किन्स ऑफ सीड्स टू प्रोटेक्ट देम वाइल दे लाई डॉर्मेंट। और शर्ब्स में लॉन्ग्स वेल स्पेस्ड रूट्स टू गैदर मॉइस्चर एंड सर्च फॉर ग्राउंड वाटर। और प्लांट्स में देखा जाए तो फ्यू और नो लीव्स, वैक्सीज, लेदरीज, हेयर्स और नीडल शेप्ड फॉइलेज टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशंस। ये कब पूछा गया था, 2016 में। किसके बारे में, डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया होगा। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में देखा जाए तो अन इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ वाटर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन सैलिनिटी, दैट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें सैलिनिटी क्या होता है, लो होता है ड्यू टू कंटिन्यूस रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, दैट इज लेस देन 5 ppt। और ये दो टाइप का होता है, स्टिल या फिर स्टैटिक, और जिसको क्या कहा गया है, लेंटिंग इकोसिस्टम। वो किस तरह का रहता है, इसका नाम मेनली पॉन्ड्स देखा होगा आपने, लेक्स भी देखा होगा, बॉक्स मतलब दलदल एंड स्वैम्स, ये क्या होता है, ये लेंटिक होता है। अब देखो आगे जब हम पढ़ते हैं तो रनिंग वाटर दैट इज लोटिक। सबसे पहले हम लोग स्टैग्नेंट वाटर के बारे में पढ़ें जिसका नाम क्या था, लेंटिक। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोटिक दैट इज रनिंग वाटर इकोसिस्टम। ये क्या है, ये स्प्रिंग्स है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स एक्सेट्रा है। उसके बाद मरीन इकोसिस्टम में सॉल्ट्स कंसंट्रेशन इक्वल टू और सी वाटर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सी वाटर दैट इज 35 ppt और अबव। मतलब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, यहाँ पे देख लो, अगर मैं फिर से बता दूँ तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मरीन इकोसिस्टम, फिर ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर में ppt कितना था, लेस देन 5 ppt। और यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम में लेस देन 35 ppt। और अगर ब्रैकिश वाटर देखें तो 5 to 35। ओके, तो देखते हैं ग्रेटर देन 35 ppt, सॉरी यहाँ मैंने अगर गलत बोला तो। और यहाँ पे ब्रैकिश कितना रहेगा, 5 to 35 ppt। तो अगर मरीन इकोसिस्टम का अगर एग्जांपल देखें तो शैलो सीज एंड ओशियन ओपन्स। और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में देखा जाए तो सॉल्ट कंटेन्स बिटवीन 5 to 35 ppt, example estuaries, salt marshes, mangrove swamps and mangrove forest। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज बेस्ड ऑन जोन ऑफ अकरेंस में सबसे पहले आएगा हमारा न्यूस्टॉन्स, दैट इज लिव्स एट द एयर वाटर इंटरफेस, एग्जाम्पल फ्लोटिंग प्लांट,
उसके बाद पेरीपेप्टाइन दैट इज रिमेन्स अटैच टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंस emerging above the bottom mud such as sessile algae, example water sliders insects, some species of algae. उसके बाद प्लैंक्टन्स में देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म such as algae, plants like plortish, diatoms, protozoans, larval forms etc. includes microscopic plants like algae, phytoplanktons, primary producers or autotrophs, animals like क्रूस्टेशंस एंड प्रोटोजोआन्स दैट इज ये क्या होते हैं, ये जूप्लैंक्टन्स और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. उसके बाद इफ फाइटोप्लैंक्टन्स और ऑफ एन ओशियन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब वहाँ का जीव जंतु का लाइफ अगर पूरा खत्म हो गया हो फॉर सम रीजन, द ओशियन एज अ कार्बन सिंक्स वुड एडवर्सली इफेक्ट एज द फूड चेन इन द ओशियन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड. मतलब कार्बन सिंक पूरा डैमेज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ का फूड चेन पूरा डैमेज हो जाएगा. ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2012 में. उसके बाद लोकोमोटरी पावर, मतलब वैसा पावर जो मूवमेंट दिला पाए. तो लोकोमोटरी पावर ऑफ प्लैंक्टन्स इज लिमिटेड सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड एसेंशियली बाय द करंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्टन्स दैट इज पावरफुल स्विमर दैट कैन ओवरकम वाटर करंट. उसके बाद बेंथोस, तो बेंथोस किसे कहा गया है? तो फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर मासेस, एग्जाम्पल फिश, टर्टल और स्क्विड. ये आपको ध्यान रखना है. बेंथोस किसे कहा गया है? फिश, टर्टल या फिर स्क्विड को. अब देखो फाइटोप्लैंक्टन से मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था. तो फाइटोप्लैंक्टन एक्चुअली है क्या? ये टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ्स फाउंड इन ओशियन है, जिसका मेन एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको. तो रुको पहले देख लेते हैं. दे आर क्लोरोफिल टू कैप्चर सनलाइट. तो क्या काम करते हैं? तो ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड यूजेस फोटोसिंथेसिस टू टर्न इनटू केमिकल एनर्जी. मतलब मेनली ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन का काम करते हैं. उसके बाद ऑल फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस बट सम गेट्स एडिशनल एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स इंक्लूड्स डायटम्स. ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2021 में. उसके बाद डाइनोफ्लेगेट्स और क्राइप्टोमेट्स, ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे एक्सेट्रा विच आर बेस ऑफ एक्वाटिक फूड वेब्स एंड इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स. उसके बाद दे कंट्रीब्यूट टू मोर देन हाफ ऑफ द ओशियंस दैट वी ब्रीथ एंड इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड CO2. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो फैक्टर्स लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम. तो सबसे पहले अगर फैक्टर्स में देखा जाए तो क्या आएगा? सनलाइट. दूसरा अगर देखा जाए तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, फिर टेम्परेचर और उसके बाद यूट्रोफिकेशन. चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आएगा सनलाइट. तो डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू लाइट पेनेट्रेशन. मतलब कितना सनलाइट ओशियन या फिर रिवर कोई भी एज एक्वाटिक इकोसिस्टम में ट्रैवल कर पा रहा है. दैट इज फोटिक एंड एफोटिक जोन. तो देखो, तो फोटिक दैट इज यूफोटिक जोन, इसको किसी कहा गया है? तो एक्सटेंड्स फ्रॉम द वाटर सरफेस डाउन टू वेयर द लाइट ट्रेवल्स इज 1% ऑफ दैट ऑफ द सरफेस. मतलब लगभग अगर 1% ऑफ वाटर, मतलब 1% ऑफ सनलाइट भी अगर वाटर में ट्रैवल कर जा रहा है तो वैसे जोन को फोटिक जोन कहेंगे. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज कन्फाइंड टू फोटिक जोन. मतलब फोटोसिंथेटिक मतलब वहाँ पे कोई तरह का एक्टिविटी हो पाएगा. अब देखो हम लोग देखते हैं ए फोटिक जोन दैट इज प्रोफाउंडल जोन भी उसे कहा गया है. और फोटिक जोन को क्या कहा गया था? यूफोटिक जोन. तो लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट ग्रोथ आर रेस्ट्रिक्टेड. तो वहाँ पे लाइट नहीं जा सकता है और ड्यू टू दैट ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डेवलपमेंट कांट टेक प्लेस. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ फोटिक जोन टू बॉटम ऑफ द लेक दैट इज नो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे टेक प्लेस हो सकता है. उसके बाद डिजॉल्व ऑक्सीजन. तो डिजॉल्व ऑक्सीजन में सबसे पहले आएगा फ्रेश वाटर. दैट इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 10 ppm बाई वेट. दैट इज 150 टाइम्स लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एयर. मतलब एयर में जितना कम जितना ये ऑक्सीजन रहेगा ना, उससे 10 गुना मतलब 150 गुना कम. उसके बाद ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू द एयर वाटर इंटरफेस एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट. उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन स्केप्स, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा वो निकल जाएगा थ्रू द एयर वाटर इंटरफेस, रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद विंटर किल्स दैट इज फिश मोर्टेलिटी event due to appearance of a layer of ice on top of the water body that effectively cuts off the light. Photosynthesis stops but respiration continues causing the depletion of the dissolved oxygen and fish die. उसके बाद impact of global warming और dissolved oxygen. तो impact क्या रहेगा global warming on dissolved oxygen में? तो amount of dissolved oxygen retains in water is indirectly proportional to temperature. मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कम dissolved oxygen रहेगा. ठीक है, इन्वर्सली बोल रहा है तो ये ऑब्वियस रहेगा. मतलब
Oxygen is less soluble in warm water. Warm water also enhances decomposers activities, which further increases the rate at which the oxygen is depleted in water. मतलब कितना रेट में ऑक्सीजन डिप्लीट कर रहा है. If dissolved oxygen level fall below 3 to 5 ppm, many aquatic organisms are likely to die. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में सबसे पहले क्या आएगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर मोर प्रोन टू सर्वाइवल 3.8 कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ओइंग टू नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूट्रोफिकेशन. देखो टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है, जितना ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर रहेगा उतना उसमें वो अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, ये मैंने लेमन टर्म्स आपको बता दिया. उसके बाद यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या कहता है? तो प्रोसेस ऑफ ओवर एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लीडिंग टू द plentiful growth of simple plant life, that is algae and planktons, eventually leading to anoxic conditions for the sea grasses and other organisms. तो ये यूट्रोफिकेशन के बारे में कहा गया. अब चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? तो वेटलैंड इकोसिस्टम की. तो ये है क्या? तो डिफिनेशन ऑफ वेटलैंड में, वेटलैंड्स आर द इकोसिस्टम वेयर वाटर इज डोमिनेंट फैक्टर. तो वाटर वहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर एज एन प्ले करेगा, इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरमेंट एज वेल एज द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ विद इन इट. दीज एरियाज ऑकर्स व्हेन द वाटर टेबल इज एट और नियर द सरफेस और वाटर लैंड इज पीरियोडिकली और परमानेंटली सबमर्ज्ड. उसके बाद अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, दैट इज आर्टिकल 1.1 ऑफ रामसर कन्वेंशन, ये क्या कहता है? वेटलैंड्स आर सी ऑफ मार्शेस. मार्शेस मतलब समझ रहे हो ना, दलदल, फेंस, पीटलैंड और वाटर्स, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, या तो वो नेचुरली ऑकरिंग होगा या फिर उसको बनाया गया होगा, परमानेंट और टेम्पररी, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, fresh, brackish or salt, including areas of marine water where depth at low tides does not exceed 6 meters. उसके बाद for sites protections, आर्टिकल 2.1 फर्दर एक्सपैंड्स द डिफिनेशन वेटलैंड के बारे में. तो वेटलैंड में इंक्लूड रिपेरियंस एंड कोस्टल जोन्स एडजेसेंट टू वेटलैंड एंड आइलैंड्स और बॉडीज ऑफ मरीन वाटर डिपर्स दैट 6 मीटर एट लो टाइड्स लाइंग विद इन द वेटलैंड. अब देखो टाइप्स ऑफ वेटलैंड में सबसे पहले हमारा आएगा नेचुरल वेटलैंड. तो नेचुरल वेटलैंड में मरीन वेटलैंड, एस्चुरियन वेटलैंड और लैकुस्ट्राइन वेटलैंड. ठीक है, तो मरीन वेटलैंड में सबसे पहले हम कोस्टल के बारे में पढ़ते हैं. तो इंक्लूड कोस्टल लगून्स, रॉकी शोर्स, सी ग्रास बेड्स एंड कोरल रीफ्स. उसके बाद एस्चुरियन वेटलैंड में फाउंड इन डेल्टास, टाइडल मार्शेस, मड फ्लैट्स एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स. और लैकुस्टेरियन वेटलैंड में एसोसिएटेड विथ लेक्स एंड देयर सराउंडिंग्स. ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे रिवर वेटलैंड. तो रिवर वेटलैंड में क्या आएगा? तो फाउंड अलोंग द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग द फ्लड प्लेन. और प्लास्टूरियन वेटलैंड में सबसे पहले एनकम्पासेस मार्शेस, मार्शेस मतलब दलदल, स्वैम्प्स, बॉक्स एंड अदर मार्शी इकोसिस्टम्स. उसके बाद ह्यूमन मेड वेटलैंड में सबसे पहले एग्जांपल्स इंक्लूड फिश एंड श्रिम्प पॉन्ड्स, मतलब ऐसा पॉन्ड जहाँ पे फिश का कल्टीवेशन हुआ पाए. उसके बाद फार्म पॉन्ड्स, इरिगेटेड एंड एग्रीकल्चरल लैंड सच एज rice paddies, salt pans, reservoir and dams, gravel pits, that is waste water treatment ponds and canals. अब देखते हैं रामसर क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड टाइप्स, दैट इज इंक्लूड्स 42 कैटेगरी ग्रुप्ड इनटू मरीन एंड कोस्टल वेटलैंड, इनलैंड वेटलैंड्स एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड्स. अब की फीचर ऑफ वेटलैंड में सबसे पहले आएगा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेटलैंड एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल क्लाइमेट फ्रॉम द तुंद्रा टू ट्रॉपिक. और एक्सटेंड ऑफ वेटलैंड में द यूएनईपी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर एस्टिमेट्स वेटलैंड कवर अबाउट 570 मिलियन हेक्टर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस. ये क्या बोल रहा है? यूएनईपी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर क्या करता है? वो एस्टिमेट करता है वेटलैंड कवर अबाउट 570 मिलियन हेक्टर है. वो कितना प्रतिशत है? तो 6% है, दैट इज 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस है. उतना क्या है? उतना वेटलैंड है हमारा. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. फिर अदर सोर्सेस एस्टिमेट्स दैट रेंज बिटवीन द 748 टू 778 मिलियन हेक्टर मिनिमम एंड 999 टू 4462 मिलियन हेक्टर्स मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल डेटाज. उसके बाद सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम में सबसे पहले आएगा हमारा मैंग्रोव्स, दैट इज कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 1,47,256 किलोमीटर स्क्वायर ग्लोबली. और कोरल रीफ्स में अन एस्टिमेटेड ऑफ 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ल्ड वाइड. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंग्रोव में ज़्यादा है या फिर कोरल रीफ में. उसके बाद मरीन वेटलैंड डेप्थ क्राइटेरिया में सबसे पहले मरीन वेटलैंड किसे कहा गया है? तो आर कंसिडर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 6 मीटर होना चाहिए एट लो टाइड, करस्पॉन्डिंग टू डाइविंग लिमिट ऑफ सी ducks during the fading. और water deeper than 6 meter and island within the wetland can also be proved under the Ramsar definitions. उसके बाद inclusion of lakes and river में the Ramsar definitions cover lake and river entirely irrespective of their depth. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. रामसर कन्वेंशन में
लेक्स एंड रिवर को एंटायरली कवर कर लिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द, ये डेप्थ है ना 6 मीटर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया इसमें नहीं रहेगा। उसके बाद मेजर्स टू प्रोटेक्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया में सबसे पहले आएगा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, दैट इज NPCA। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड एंड क्रॉस सेक्टोरल conservation of aquatic ecosystem, lakes and wetland, halting and reversing the continuous degradation and loss of wetland, formed by merging the National Lake Conservation Plan, that is NLCA, plus National Wetland Conservation Program, that is NWCP। अब फंडिंग पैटर्न किस तरह रहेगा, 70:30, दैट इज 70 रहेगा इसका सेंटर का और 30 रहेगा हमारा स्टेट्स का। 90:10 ये कहाँ रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर MOEF coordinates and provides guideline like फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट्स या फिर यूटी गवर्नमेंट मैनेजेस द एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर NPCA आर सिमिलर टू दोज अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ठीक है। तो NPCA में आपको कैटेगरी भी तो डालना पड़ेगा कि कौन NPCA का मतलब कौन सा ऐसा है वेटलैंड जिसको हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। उसके बाद वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 ये क्या कहता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट नोटिफाइड लीगल एनफोर्सिएबल रूल्स अंडर द provisions of Environment Protection Act 1986 to ensure that there is no further degradations of wetland, or Central Wetland Regulatory Authority, that is CWRA, chairmanship of Secretary MOEF ensures implementations of rules. This is wetland classification for better management and easier identification or species specify and prohibits harmful activities to wetland, industrializations, constructions of permanent nature, solid waste dumping etc., or activities like aquaculture, agriculture, harvesting of living and non-living resources, dredging to remove siltations etc., may be carried out in wetland by only with the prior permissions for the concerned authority. The central government may permit any prohibited activity or non-wetland used in the protected wetland on recommendation of Central Water CWRA, that is Central Wetland Regulatory Authority. उसके बाद encompasses the drainage area or the catchment region of the wetland as determined by authority। ये कब पूछा गया था, UPSC 2022, तो किसके कंसर्न में पूछा गया था, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 में, 10 के कंसर्न में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ये क्या कहता है, तो ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, तो SWA के द्वारा है। ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, SWA इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेड बाय स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर, और कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट इन हाइड्रोजन, सोशियो इकोनॉमिक, लैंडस्केप डिज़ाइन, फिशरीज एंड वेटलैंड इकोलॉजी। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखा जाए तो सबसे पहले अडॉप्शन में देखा जाए तो स्मार्ट यूज प्रिंसिपल, दैट इज फॉर सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट, और एम्फेसाइजेस ऑन वाइज यूज टू बैलेंस कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन विद डिसेंट्रलाइजेशन पावर, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ SWA, that is State Wetland Authority. उसके बाद compilations of activities requiring governance and approvals within the notified wetlands and their zones authority to provide activity harmful to wetland and promotes better utilization plans. उसके बाद community engagements and awareness में SWA to promote awareness involves local communities in wetland conservation, और National Wetland Committee, that is NWC, criterion of NWC replacing the Central Wetland Regulatory Authority led to MOEF secretary। उसके बाद प्रोहिबिटेड एक्टिविटी में प्रोहिबिशंस ऑन एनक्रोचमेंट, मतलब एनक्रोचमेंट के लिए उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वेस्ट डिस्पोजल वहाँ पे नहीं किया जा सकता है, एंड अनट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज इन वेटलैंड। उसको स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, तो स्टेट अथॉरिटी मस्ट कंपाइल लिस्ट ऑफ वेटलैंड एंड आइडेंटिफाई दोज नीडेड नोटिफिकेशन विद इन 6 मंथ। तो कितने वेटलैंड आपके पास है पर्टिकुलर स्टेट में, और अगर आपको और आगे 6 महीने में और भी अगर वेटलैंड बनाना है तो उसका भी लिस्ट में नाम आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल इन्वेंट्री, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव डिजिटल इन्वेंट्री ऑफ वेटलैंड अपडेटेड एवरी 10 ईयर। तो डिजिटल मतलब आप डिजिटली उसको बनाएंगे और हर 10 साल में उसको अपडेट भी करेंगे। उसको रामसर कन्वेंशन पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल ट्रीटी स्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को है ये, फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, जिसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो साइंड ऑन 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे 1971 इन सिटी ऑफ रामसर इन ईरान। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, 2 फरवरी। उसके बाद कवर्स ओवर 2400 रामसर साइट्स, जिसमें 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड वाइड है ये, और द नंबर ऑफ पार्टीज इज
172 इंडिया हैज़ बीन अ पार्टी इन 1982, तो 172 कंट्रीज़ हैं जिसमें से इंडिया 1982 में इसमें पार्ट ले लिया था। उसके बाद आफ्टर एक्सीडिंग टू द कन्वेंशन ए पार्टी मस्ट डिजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड, जब भी आप इसमें अपना दाखिला करवाओगे आपके पास एक वेटलैंड होना ही चाहिए। एट अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज 2024 का थीम क्या होगा, वेटलैंड ह्यूमन वेलबींग्स। और वर्ल्ड फर्स्ट साइट्स क्या होगा, तो कॉबॉग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ये कब हुआ था, 1974 में इसका डिजिग्नेशन दिया गया था। और कंट्रीज विथ मोस्ट रामसर साइट्स कौन सा है, तो यूके है हमारा जिसमें से 175 है। उसके दूसरा बात मैक्सिको है 142। फिर हमारे इंडिया में कितना है, चलो भी बताते हैं। उसके बाद कंट्रीज विद लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन में बोलीविया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूके है इन नंबर्स और सेकंड में है हमारा मैक्सिको, और वहीं पे इन एरिया वाइज देखा जाए तो बोलीविया है। ओके, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इंडियाज रामसर वेटलैंड्स आर स्प्रेड ओवर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर और अराउंड 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड्स एरिया इन द कंट्री अक्रॉस 18 स्टेट्स है। और लार्जेस्ट साइट्स इन इंडिया कौन सा है, सुंदरबन वेटलैंड वाला रीजन, ठीक है, सुंदरबन वाला रीजन। उसके बाद वेस्ट बंगाल रीजन। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूनिक वेटलैंड होना चाहिए, दैट इज कंटेन्स रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीसीज होना चाहिए, तो सपोर्ट्स थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर कम्युनिटीज़। उसके बाद स्पेशल दैट इज एसेंशियल स्पीशीज़ में सबसे पहले सपोर्ट्स पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद स्पीसीज प्रोटेक्शन में सपोर्ट्स प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स स्पीशीज एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल और प्रोवाइड रेफ्यूजी ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। उसके बाद वाटर बर्ड्स में रेगुलेटरी सपोर्ट्स टू 2000 प्लस वाटर बर्ड्स। और सिंगल स्पीशीज ऑफ वेटलैंड ऑफ वाटर बर्ड में रेगुलेटरी सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिजीनियस फिश होना चाहिए, दैट इज सपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ इंडिजीनियस फिश स्पीसीज। और यहाँ पे मल्टी रोल में क्या रहेगा, इट इज़ अन एसेंशियल फूड सोर्स फॉर फिशेस, स्पॉनिंग ग्राउंड और नर्सरी एंड और माइग्रेशन पाथ। उसके बाद इको टूरिज्म में देखा जाए तो इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, इंक्रीज्ड स्कोप बाय द रिक्रिएशनल एंड इको टूरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है रिमूवल फ्रॉम लिस्ट, तो लिस्ट से हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो अपॉन अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दैट इज डिलेट और रेस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, डिलीशंस या फिर रेस्ट्रिक्शन टू बी कंपनसेटेड बाय क्रिएटिंग एडिशनल नेचर रिजर्व्स इन सेम एरिया और एल्सवेयर। और उसके बाद नो रामसर साइट्स हैज बीन डिलीटेड और पार्टीज हैव ओनली एक्सट्रीमली रेयरली रिस्ट्रिक्टेड द बाउंड्रीज ऑफ साइट्स ऑन बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ रामसर कन्वेंशन। ओके, उसके बाद ट्रांस बाउंड्री साइट्स में अगर देखा जाए तो इन दिस केसेस COP अलाउज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामसर साइट्स along with the agreement of authority on both side of the border to collaborate on site management। उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो रजिस्टर ऑफ रामसर साइट वेयर changes is in ecological characters have occurred or occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollutions or human interference। उसके बाद currently 2 wetland of India are in Montreux record, that is केओलादेव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान और लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। ओके, उसके बाद कंट्रैक्टिंग पार्टीज दैट इज COP टू रामसर कन्वेंशन में सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन मीट्स every 3 year at the conference of contracting parties that is COP। और COP14 2022 ये क्या कहता है, ये कब हुआ था, तो हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्मेट इन वुहान चाइना एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड। वुहान डिक्लेरेशन एंड 2025 to 2030 ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन वेयर अडॉप्टेड। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में सबसे पहले आएगा टू आइडेंटिफाई एंड प्लेस सुटेबल वेटलैंड on the Ramsar site or expected not mandated to manage their Ramsar site to maintain the ecological character and retain their essential function and value for their generation। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर दैट इज IOPs। ये क्या है, द रामसर कन्वेंशन वर्क्स क्लोजली ऑन द 6 ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज बर्ड इंटरनेशनल,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। ये कौन कर रहा है, किन के लिए है, तो ये IOPs दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं ये। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद वेटलैंड इंटरनेशनल्स, उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट इज WWF, और इंटरनेशनल वुड फूल्स एंड वेटलैंड दैट इज ट्रस्ट WWT। उसके बाद ग्लोबल नो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NGO, ग्लोबली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टू सस्टेन एंड रिस्टोर वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज फॉर peoples and biodiversity, includes research, advocacy, engagement with government, supports etc. उसके बाद लेक्स क्या है, तो लेक्स इज डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन एज अ बॉडी ऑफ वाट wholly or partially surrounded by land containing permanent or temporary water. Lakes are typically larger than ponds, contains standing water and can have connecting rivers and outlets. फिर they are broadly classified as follows। तो किस तरह ये क्लासिफिकेशन हुआ है, सबसे पहले टेम्पररी लेक होगा, उसके बाद टेम्पररी लेक के बाद परमानेंट लेक होगा। तो टेम्पररी लेक में क्या होगा, फॉर्म्ड आफ्टर हैवी रेनफॉल इन अनड्यूलेटिंग टेरेन्स दैट इज वाटर इवापोरेट्स क्विकली। और एग्जाम्पल्स में क्या होगा, टेम्पररी लेक्स इन थार डेजर्ट पोस्ट मानसून। उसके बाद परमानेंट लेक्स में देखा जाए तो मेंटेन्स कंसिस्टेंट वाटर लेवल विथ, एग्जाम्पल में देखा जाए तो टेम्पररी लेक्स इन द थार डेजर्ट पोस्ट मानसून, और परमानेंट लेक देखा जाए तो मेंटेन कंसिस्टेंट वाटर लेवल विथ प्रेसिपिटेशंस एग्जिस्टिंग इवापोरेशन। उस पर एग्जाम्पल में देखा जाए तो वुलर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा। ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये परमानेंट लेक का बता रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रेश वाटर लेक दैट इज कंटेन्स फ्रेश वाटर ऑफन फेड बाई रिवर्स विथ आउटफ्लोइंग स्ट्रीम्स। और एग्जाम्पल देखा जाए तो डल लेक जम्मू एंड कश्मीर। देखो फ्रेश वाटर लेक डल लेक जम्मू एंड कश्मीर को बोला जा रहा है, और यहाँ पे उसी सटा हुआ वुलर लेक है, उसको क्या कहा जा रहा है, वो परमानेंट लेक कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर लेक का डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, नैनीताल लेक ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद सलाइन लेक देखा जाए तो हाई सॉल्ट कंटेंट ड्यू टू रैपिड इवापोरेशंस एंड लैक ऑफ आउटलेट्स, जिसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, ग्रेट सॉल्ट लेक दैट इज सांबर सॉल्ट लेक ऑफ राजस्थान। और नेचुरल लेकर्स में रिजल्ट्स फॉर द टेक्टोनिक एक्टिविटी लैंडस्लाइड्स और लगून्स फॉर्मेशन। उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वेम्बनाड लेक ऑफ केरला और पैंगोंग लेक ऑफ लद्दाख। उसके बाद आर्टिफिशियल लेक्स में देखा जाए तो ह्यूमन मेड फॉर द पर्पस लाइक इरिगेशंस, हाइड्रो पावर और वाटर सप्लाई। उसके बाद एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो देहबार लेक राजस्थान, गोबिंद सागर हिमाचल प्रदेश। ये किसके बारे में एग्जाम्पल चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद ओलिगोट्रॉफिक वर्सेस यूट्रोट्रॉफिक लेक्स। तो सबसे पहले ओलिगोट्रॉफिक की है क्या, तो इसका डिफिनेशन फ्यू न्यूट्रिएंट्स लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और यूट्रोफिक में क्या रहेगा, एबिडेंट न्यूट्रिएंट्स और हाई प्राइमरी कनेक्टिविटी। उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर में तो लो कंसंट्रेशन रहेगा ओलिगोट्रॉफिक में, और यूट्रोफिक में हाई कंसंट्रेशन रहेगा किसका, प्राइमरी प्रोड्यूसर का। उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर लेस देन 100 mg कार्बन और टू द पावर 2 a day, और लेस देन 100 mg ग्रेटर देन 100 mg कार्बन पर मीटर स्क्वायर डे, ओके। उसके बाद कंज्यूमर, तो कंज्यूमर में मेनी फिशेस आर डीपली लिव्ड और अ फ्यू फिशेस आर डीपली लेवल्स। और माइक्रोस में देखा जाए तो रिड्यूस्ड बायोमास और इंक्रीज्ड बायोमास, ठीक है। उसके बाद यूट्रोफिकेशंस माइग्रेशन में फाइटो रेमिडेशंस में यूज ऑफ प्लांट टू रिमूव contaminants from soil and water, estuaries, vegetations, mangroves, others, wetland vegetation vegetation carry out natural photo remediations or phyto remediations or phyto extractions या फिर phyto accumulations is the accumulations of contaminants in the roots levels of the plant above water. Shows an aquatic weed named water hyacinth can cleanse water by taking toxic material and many heavy metals from water, okay। ये एक डायग्राम है, आप इसे एक बार रोक के देख लोगे, ठीक है। यहाँ पे वेटलैंड पूल, फिर सॉल्ट फ्लैट, उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉल्ट मार्श, फिर आता है मैंग्रोव,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफिनेशन में सबसे पहले एस्चुरीज के बारे में। तो एस्चुरीज इज अ पर्टिकुलरली एनक्लोज्ड कोस्टल एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर, सैलिनिटी कितना रहेगा 0 to 35 ppt, वेयर अ रिवर और अ स्ट्रीम ओपन्स इनटू द सी। इसको क्या कहा जा रहा है एस्चुरीज। हमारा इंडिया में मैक्सिमम एस्चुरीज कहाँ है, ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ओपन्स इनटू द सी, fresh water carrying fertile soil and runoff from the land mixed with salty sea water। एग्जाम्पल क्या रहेगा, रिवर माउथ, कोस्टल बेस, टाइडल मार्शेस, लगून्स एंड डेल्टास, और फॉरेस्ट ड्यूज टू rise in sea level, movement of sands and sandbars, glacial processes and tectonic processes. They are greatly influenced by the tidal actions and periodically washed by sea grasses once or twice a day। फिर based on the number of tides that is in some narrow estuaries, tide bores are significant, that is damage to estuarian cycle। में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरीज, ठीक है। तो इकोलॉजिकल एस्चुरीज में सबसे पहले मोस्ट प्रोडक्टिव में मोर प्रोडक्टिव दैन अदर वेटलैंड्स वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर जोन वेयर मेरीन ऑर्गेनिजम्स और बोथ इकोसिस्टम मीट। उसके बाद रेफ्यूजी फ्रॉम द ओपन सीज में ड्यू टू मिनिमल वेव एक्शन, ideal for the survival of numerous aquatic species। mangrove forest on the seaweed side of an estuary acts as a barrier for the coastal habitat to check the wind speed during the cyclones and high velocity landward winds। उसके बाद precipitation of clay and alluvium particles में due to exposure to saline water, mangroves traps suspended muds and sand carried by the rivers which leads to the delta formation around the estuaries। उसके बाद nutrients storage and recycling में trap sediment buffer between the coastal catchments and the marine environment, that is absorbs, traps and detoxify pollutants acting as a natural water filter। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टर में ऑफ एस्चुरीज में देखा जाए तो लगभग 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव अलॉन्ग द एस्चुरी एंड कोस्ट रीजन्स। उसके बाद रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फिशरीज और आइडियल लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर, दैट इज डीप द वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मेनी ट्रांसग्रेशंस। उसके बाद एस्चुरियन वेजिटेशन किस तरह रहेगा, तो सैलिनिटी एंड फ्लडिंग डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्स हैबिटेट, दैट इज मैंग्रोव, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रासेस या फिर मड फ्लैट एक्सेट्रा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स में वुड स्टॉक, पेलिसेनेंस, कॉनिफेरस एंड डेसिडुअस ट्रीज एंड बटरफ्लाई एक्सेट्रा। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल में सी टर्टल, सी लायन, सी कैट्स, सॉल्ट ग्रासेस, सी ग्रासेस, बुलरश एक्सेट्रा। और फाइटोप्लैंक्टन्स में डायटम्स, डाइफ्लैगेलेट्स, ग्रीन एल्गे and blue green algae towards the sea coast, algae and sea grasses और near the mouth of the rivers and deltas mangrove forest। उसके बाद इंडियन एस्चुरियन इकोसिस्टम में 14 मेजर है इंडियन एस्चुरियन इकोसिस्टम में और 44 मीडियम है एंड 162 माइनर रिवर ड्रेन इनटू द सी है। द मेजॉरिटी ऑफ मेजर एस्चुरियन ऑकर ऑन द ईस्ट कोस्ट और एस्चुरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर। फिर सर्व्स एज अ लोकेशन ऑफ मेजर सी पोर्ट्स, एग्जाम्पल मोर्मोगांव पोर्ट ऑफ ज्यूरी एस्चुरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन वाटर फ्लो ड्यू टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ कैचमेंट्स, एग्जाम्पल हुगली, गोदावरी, पुलिकेट एक्सेट्रा। पॉल्यूशन देखा जाए तो थ्रू इंडस्ट्रीज, सिटी सीवेज डिस्चार्ज, फीडिंग स्टॉक्ड फिश एंड प्रॉन्स इन द पेंस या फिर चिलिका लेक। उसके बाद थ्रेट्स फेस्ड बाय द एस्चुरियंस के बारे में अगर हम और पढ़ते हैं तो नेविगेशन, ड्रेजिंग एंड शिपिंग और एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, फिर इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन द पेंस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द माइग्रेटरी रूट्स ऑफ द फिश एंड प्रॉन्स, एग्जाम्पल चिल्का एंड पुलिकेट लेक। और बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन में थ्रू प्रॉन्स सीड कलेक्शन थ्रू small meshed
नेट्स एग्जाम्पल हुगली, चिल्का, पुलिकेट एक्सेट्रा। सबमर्जेंस ऑफ कैचमेंट्स एरिया ड्यू टू वाटर लेवल राइज। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लगून्स। तो लगून्स क्या है? तो स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई अ लो सैंड बैग और कोरल रीफ। एग्जाम्पल बैक वाटर इन केरला वेयर सी वाटर फ्लोज इनवर्ड। सी वाटर जो है ना वो इनवर्ड फ्लो कर जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं आ पाते। जो इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर है ना उसको क्या कहते हैं? बैकवॉश। ठीक है, तो backwash in Kerala where sea water flows inward through a small inlet that is open towards the sea. The water is shallower and flows sluggish compared to fast flowing water in estuaries. अब देखो नेम है किसका? लगून्स का। और लोकेशन टाइप क्या है उसका? रिवर फीडिंग इट, मतलब कौन सा रिवर वहाँ पे ड्रेन करता है, और सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिल्का लेक। ये कहाँ है? उड़ीसा में। इसका टाइप क्या है? तो ब्रैकिश वाटर लगून है ये। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? तो एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, मेजर स्टॉप फॉर द माइग्रेटरी बर्ड, रिच बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद फिर कावेली लेक, तो काली वैली लेक दैट इज इन तमिलनाडु। तो वेटलैंड एंड लगून्स, लोकल रन ऑफ एंड मॉनसूनल रेन्स। रामसर वेटलैंड साइट नोन फॉर बर्ड लाइफ स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड। उसके बाद कैनम कुल्लम कायाल दैट इज इन केरला है। ये एक लगून है जो पाम्बा एंड अचानकोविल रिवर है। मेजर लगून इन केरला इंपॉर्टेंट फॉर द फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद मुटपेट लगून दैट इज इन तमिलनाडु कोस्टल रीजन। कोरियार एंड पमनियार नोन फॉर द मैंग्रोव फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल एंड फिशरीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पुलिकट लेक, तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। ये एक तरह का ब्रैकिश वाटर लेक है और अरानी एंड कलंजी रिवर यहाँ पे फ्लो करते हैं, मतलब रिवर फीडिंग इट है। फिर वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट लगून विटाइल फॉर द माइग्रेटरी बर्ड एंड फिशरीज। उसके बाद वेमनाड लेक ऑफ पुन्नामद्दा लेक और कोची लेक में सबसे पहले आएगा ये केरला। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक विद द लगून्स फीचर और मेनांचली पाम्बा अचनकोविल रिवर्स और लॉन्गेस्ट लेक इन केरला इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजी टूरिज्म एंड एक्वेटिक लाइफ। इट कंटेन्स कुनड राइस बॉल ऑफ केरला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैंग्रोव। तो सॉल्ट टॉलरेंस दैट इज हेलोफाइटिस evergreen shrubs or small trees vary in height from 8 to 20 meter that represents a characteristic litters that is near seashore forest ecosystem. उसके बाद grow below the high level water level of spring tides. Beach location are where abundant site is brought down by the rivers or any backwater of acting sandy beaches or includes brackish water for shielded lower lying coast or estuaries, mud flats, tidal creeks, backwater and marshes are lagoon of tropical and subtropical region. उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले आएगा हमारा मैंग्रोव, फिर आएगा ग्रासलैंड, फिर लेक, फिर उसके बाद ओशियन। ठीक है, डिक्रीजिंग कैटेगरीज में डिसेंडिंग डिक्रीजिंग कैटेगरी मतलब ये घटता जाएगा डिसेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, उसके बाद खराई कैमल दैट इज अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर और ग्रेज ऑन मैंग्रोव। ये कब पूछा गया था? 2016 में। एडेप्टेशन एग्जिबिटेड बाय मैंग्रोव में सक्यूलेंट लीव्स दैट इज दीज लीव्स दैट स्टोर वाटर एंड रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू एक्सपो ट्रांसपीरेशंस evapotranspirations. उसके बाद sunken stomata that is stomatas are embedded deeper in the leaf tissue to minimize explore or to drying winds reducing moisture loss. उस पर salt secreting grassland में सबसे पहले specialized grassland salt secreting glands में सबसे पहले specialized glands in leaves flush out excessive salt helping mangroves survive in the saline environment. उसके बाद एरियल ब्रीदिंग रूट्स में सबसे पहले न्यूमाटोफोरस दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड रूट्स. दिस एक्सटेंड्स अबव द soil of water surface enabling mangrove to breathe in the oxygen deficiency and anaerobic conditions. उसके बाद viviparous reproductions that is seeds are embryos germinated while still attached to the parent tree ensuring survival in harsh environment. After the maturations they fall into the water or soil and continues to grow. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिल्ट एंड
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिल्ट एंड प्रॉप रूट्स, दैट इज फाइब्रस रूट्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्टेबिलाइजिंग द ट्री अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग वेव एक्शंस एंड टाइडल फ्लोज। उसके बाद बट्रेसेस, ये क्या है, लार्ज वाइड सपोर्ट रूट्स एट द बेस ऑफ द शैडो रूट मैंग्रोव trees enhancing stability। उसके बाद adventitious roots, that is these roots includes the props and slits rocks emerge from the trunk above the ground supporting the tree in soft waterlogged soil। उसके complex root system में सबसे पहले intricate root systems combats, that is strong wave action, diurnal tidal inundations और respiration challenges in oxygen पुअर सॉइल। उसका स्पेसिफिक स्पीशीज रूट एडेप्टेशन में आर्किंग प्रॉप रूट्स, दैट इज फाउंड इन द स्पीशीज लाइक राइजोफोरा एक्सटेंडिंग इनटू द वाटर फॉर स्टेबिलिटी। उसका वर्टिकल न्यूमोट्रोफोरस, दैट इज सीन इन स्पीशीज लाइक एविसेनिया प्रोट्यूडिंग वर्टिकल फ्रॉम द मड्स ऑफ ऑक्सीजन इनटेक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैंग्रोव्स इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तमिलनाडु का 1.0% है, उसमें उड़ीसा 5%, महाराष्ट्र 6.4%, आंध्र प्रदेश 6.4%, अंडमान एंड निकोबार 12.4%, गुजरात 23.7% और वेस्ट बंगाल जो कि मैक्सिमम है इन परसेंटेज वाइज, दैट इज़ 42.6%। ठीक है, उसके बाद ISFR 2023 इंडिकेट्स अ डिक्रीज ऑफ 7.43 स्क्वायर किलोमीटर इन मैंग्रोव कवर कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट इन 2021। मतलब 2021 के मुकाबले इस बार 2023 में 7.43%, दैट इज 7.43 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हो गया है मैंग्रोव कवर में। ठीक है, वाइल सम स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हैव रिपोर्टेड इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर, अदर नोटेबल गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार हैव एक्सपीरियंस्ड डिक्लाइन। मतलब यहाँ कह रहा है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर में इन एरिया वाइज, और गुजरात और अंडमान एंड निकोबार में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड इन आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट डिक्लाइन इज इन गुजरात। ओके, अब चलिए मैंग्रोव के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंग्रोव ऑफ सुंदरबन, द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, फिर लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव इन द वर्ल्ड है ये। उसके बाद अगर आगे भी देखते हैं तो इको जोग्राफी इज डिपेंडेंट ऑन द टाइडल इफेक्ट और डिपॉजिट्स सिल्ट्स बैक ऑन चैनल्स, रेजिंग द बेड्स आर फॉर्मिंग न्यू आइलैंड्स एंड क्रीक्स। उसके बाद ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट आर इनहेबिटेड बाय द टाइगर, दैट इज ये सिर्फ ऐसा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर का इनहिबिशन होता है। मेजर फौना यहाँ पे क्या मिलेगा, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो एंडेंजर्ड है, उसके बाद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न, रिवर टेरापिन, ऑलिव रिडल टर्टल दैट इज वल्नरेबल, फिर गैंगेस रिवर डॉल्फिन दैट इज एंडेंजर्ड, और हॉबैक टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, मैंग्रोव्स, हॉर्सशूज, क्रैब्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट में देखेंगे तो मैंग्रोव्स ऑफ भितरकनिका दैट इज इन उड़ीसा, ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया है, कवर्स एरिया ऑफ ब्रह्माणी एंड बैतरनी रिवर डेल्टास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद पिच्चावरम और विद्यारण्यम आर डिग्रेडेड ड्यू टू द एक्वाकल्चर पॉन्ड्स एंड सॉल्ट पैन्स। फिर ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो मोस्ट स्क्रबी दैट इज स्टंटेड एंड डिग्रेडेड ऑकर्स along the intertidal region of estuaries and creeks in महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। अब केरला में देखें तो आर वेरी स्पार्श एंड थिन, और गुजरात में नॉर्थ वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे, और गल्फ ऑफ कच्छ एंड कोरी क्रीक रीजन। उसके बाद पैलियो डेल्टा ऑफ द इंडस रिवर, वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडस डेल्टा। कौन सा बता रहा है ये, तो पैलियो डेल्टा ऑफ इंडस रिवर वंस अपॉन अ टाइम वॉज द पार्ट ऑफ इंडस डेल्टा। देखो अगर इन केस अगर आप मैं बता दूँ, रीड आउट कर दूँ आपके लिए, तो देखो यहाँ से वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है तो सुंदरबन, उसके बाद उड़ीसा में सुवर्णरेखा, धमरा। ये सुवर्णरेखा जो है ना, भले झारखंड में भी फ्लो करता है, रिवर का नाम है, ठीक है, पर आप इसको ध्यान रखोगे, यहाँ पे उड़ीसा में डिनोट किया गया है। उसके बाद धमरा, फिर भितरकनिका, फिर महानदी एंड चिल्का। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ईस्ट गोदावरी, कोरिंगा और कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके फिर नेक्स्ट हम चले जाएंगे यहाँ पे बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हमारा पुलिकट लेक, यहाँ पे पुलिकट। उसके बाद खाजू वैली, फिर पिचावरम, फिर मुथुपेट और रमनाद। ये क्या था, ये तमिलनाडु में था। उसके बाद केरला में वेम्बनाड, उसके बाद कन्नौर इन नॉर्दर्न केरला। उसके बाद कर्नाटका में अगर हम आ जाते हैं तो मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन। उसके बाद कोंडापुर, फिर
दक्षिण कन्नड़ दैट इज होन्नावर, फिर कारवार, फिर गोवा में गोवा है एज इन इट्स ओन नेम, उसके बाद मालवन इन महाराष्ट्र, उसके बाद देवगढ़ विजयदुर्ग, फिर आचार्य रत्नागिरी, वेल्दुर, श्रीवर्धन, कुडाईलका, रेमदंडा, विक्रोली, वसाई मनोरी, मुम्बरा दिवा एंड वेतरना। ओके, ये सारे कहाँ प्रेजेंट है? ये महाराष्ट्र प्रेजेंट है। उसके बाद गुजरात में देखा जाए तो सबसे पहला आएगा दोमास उबहत, उसके बाद गल्फ ऑफ कंबत एंड गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये हमारा गुजरात में था। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ओके, अब ग्लोबल स्टेटस में देखा जाए तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 दैट इज 113 कंट्रीज हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट कवरिंग। तो कितना है टोटल? 113, जिसमें से 14.79 मिलियन हेक्टर दैट इज 1% ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्राइमरी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इन साउथ ईस्ट एशिया दैट इज 5.55 मिलियन हेक्टर फॉलोड बाय अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका एंड फिर ओशियना दैट इज 1.3830 MHA। फिर ग्रेटर देन दैट इज मोर देन 40% ऑफ द टोटल एरिया इन जस्ट 4 कंट्रीज है, जिसमें से इंडोनेशिया में कितना है? 19%, ब्राज़ील में 9%, नाइजीरिया में 7%, मैक्सिको में 6%। ओके, उसका कन्फाइंड टू द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल में सबसे पहले इंटरटाइडल रीजन बिटवीन द लैंटिट्यूड दैट इज फ्रॉम 24 डिग्री नॉर्थ टू मतलब एंड 38 डिग्री साउथ एज एडेप्टिव मैकेनिज्म्स आर एनर्जी इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स हायर सोलर रेडिएशन। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव का इंपॉर्टेंस क्या होगा? तो हेडलाइन देखिए तो हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, फिर कोस्टल प्रोटेक्शन में भी काम आता है और लैंड एक्रीशन में भी काम आता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में सबसे पहले मैंग्रोव्स आर अमॉन्ग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, सपोर्टिंग रिच बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द न्यूमरस टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक स्पीशीज। उसको कोस्टल प्रोटेक्शन में देखा जाए तो मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम द सुनामी, स्टॉर्म, सर्च कॉस्ड बाय द साइक्लोन एंड सॉइल इरोशन। उसके बाद देयर कम्प्लेक्स रूट सिस्टम स्टेबलाइजेस शोर लाइन्स एंड रिड्यूसेस वेव एनर्जी। तो लैंड एग्रीगेशन में दे स्लो डाउन वाटर फ्लो, प्रोमोटिंग सेडिमेंट डिपोजिशंस एंड एक्ट्स एज अ जोन फॉर लैंड एक्रीशंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्लड मॉडरेशन में, तो मैंग्रोव रिड्यूसेस द इंडेंटेशंस ऑफ द कोस्टल लोलैंड बाय मॉडरेटिंग मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स। और रिपेरियन बफर में ये क्या काम करता है? तो एक बफर जोन काम करता है एज एन एक्ट्स एज ए नेचुरल रिपेरियन बफर अलॉन्ग द कोस्टल एंड एस्चुरियन जोन। उसके बाद ये समझ में आ रहा है ना आपको, एस्चुरीज और मान लो ओशन में कनेक्शन होता है ना, तो बीच में ये एज एन बफर जोन काम कर जाता है। ठीक है, उसके बाद द फिल्टर पॉल्यूटेंट्स दैट इज ये फिल्टर भी करता है पॉल्यूटेंट्स को, इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स फ्रॉम द सर्फेस रन ऑफ एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द एंटरिंग वाटर बॉडीज। उसके बाद इन्हांस, जैसे सॉइल्स में बहुत ज़्यादा पॉडजोल्स स्लैडजोल्स प्रेजेंट्स रहते हैं ना उसमें, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो एज इन फ्लो करके ओशन में चला ना जाए, तो उसकी रिटेंशन को, सॉइल की रिटेंटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और इन्हांस करता है। ठीक है, तो इन्हांस नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग एंड एक्ट्स एज अ कार्बन सिंकिंग एडिंग इन क्लाइमेट रेगुलेशंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हैबिटेट फॉर aquatic life, जिसमें provides a safe and favorable environment for the breeding, spawning and rearing various fish and marine species. उसके बाद लाइवलीहुड सपोर्ट में सबसे पहले मैंग्रोव्स आर एसेंशियली फॉर द लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज डिराइव्स रिजर्व रिसोर्सेज सच एज हनीज, टैनिंग्स, वैक्स, फायरवुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स एंड फिश फ्रॉम मैंग्रोव्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है थ्रीएड्स टू मैंग्रोव। तो मैंग्रोव को थ्रीएड क्या है? तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट पॉन्ड्स में क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो न्यूट्रिएंट रिच मैंग्रोव क्लियर्ड फॉर द श्रिम्प फार्मिंग, तो मतलब श्रिम्प फार्मिंग के लिए न्यूट्रिएंट रिच मैंग्रोव को हटा दिया गया। उसके बाद मेरीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट पॉन्ड्स। उसके इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? तो केमिकल एंटर्स इनटू द फूड चेन और यूट्रोफिकेशन ड्यू टू द एक्सेस न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट, तो यूट्रोफिकेशन आपको पता है ना, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन द वाटर बॉडीज। उसके बाद कोस्टल डेवलपमेंट एंड लंबरिंग इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन फॉर द चारकोल एंड वुड प्रोडक्ट्स और कंजर्वेशन ऑफ और कन्वर्शन ऑफ वेटलैंड फॉर कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और कॉन्सिक्वेंसेस उसका क्या होगा? तो हैबिटेट लॉस, reduced biodiversity, imbalance in fresh and salt water and increased climatic vulnerability। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज में। तो क्लाइमेट चेंज में क्या होता होगा डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो मैंग्रोव्स एज कार्बन सिंक रिलीज्ड stored carbon when deforested and compounding the climate crisis। और consequences में क्या होगा? rising sea level damage mangroves और causing habitat loss and reduced resilience to salt water intrusions।
उसके बाद रिप्लेनिशंस एंड लिमिटेशंस, ये क्या होता होगा? तो डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो फोकस्ड ऑन सिंगल स्पीशीज इंस्टेड ऑफ डाइवर्स मिक्स, और मैंग्रोव्स हैव लोअर स्पीशीज रिचनेस देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और वहीं पे इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? तो रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन फॉल्स टू फुली restored loss habitats और ecosystem functions। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 टोटली, विच आई हैव कंप्लीटेड। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2। ओके, होप यू आर ऑल लाइकिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू कोऑपरेट बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू एडिट दिस वीडियो, क्योंकि जितना टाइम मुझे लेक्चर देने में लगेगा ना, उतना ही टाइम मुझे फिर से एडिशन में भी लग जाएगा, मतलब कुछ एडिट करने में लग जाएगा। इसीलिए होपफुली मैं नहीं करूँगा एडिट, और इनकेस अगर ज़्यादा मिस्टेक होता है तो ही मैं करूँगा। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।